गुड आफ्टरनून सिविल थर्ड ईयर। वेलकम टू आरआईटी ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में आपको आगे के जो आपका प्री स्ट्रेस कंक्रीट चल रहा था उसमें आगे को पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे कुछ प्री टेंशनिंग पोस्ट टेंशनिंग पढ़ा था। मैंने इसका आपको डिफरेंस के लिए बोला था कि डिफरेंस इसके बीच में लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो प्री टेंशनिंग पोस्ट टेंशनिंग के बाद हमने पढ़ा था कि आपके कुछ इसमें क्या होते हैं, सिस्टम्स होते हैं जो आपके किस काम आते हैं कि आपकी पोस्ट टेंशनिंग की कुछ सिस्टम्स होते हैं। जैसे कि फ्रेसिनेट सिस्टम था, हमने देखा था फ्रेसिनेट सिस्टम था। दूसरा था ली मैकाले, तीसरा था मैग्नर ब्लेडन, चौथा था गिफार्डोडाल, फिर था पीएससी एकल तार प्रणाली या पीएससी मोनोवायर कहा था, और सीसीएल स्टैंडर्ड सिस्टम कहा था। तो अब इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके नोट्स हैं, टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला जो आपका सिस्टम है वो है फ्रेसिनेट सिस्टम। पोस्ट टेंशनिंग का सबसे पहला सिस्टम है आपका फ्रेसिनेट सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, पहले तो सिस्टम आया कहाँ से? ये सिस्टम आपका फ्रांस में बना था। फ्रांस के एक साइंटिस्ट थे फ्रेसिनेट, उन्होंने इसको विकसित किया था। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि 5 mm डाया की जो हाई टेंशन स्टील होती है वो लेते हैं, और कितनी लेते हो, या तो 8 लेंगे या फिर 10 लेंगे या फिर 12 या फिर 18। थोड़ा इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, 8, 10, 12, 18 इतनी उसके नंबर्स होंगे। ठीक है, तो और जो इसके साथ साथ हम 7 mm की भी वायर डाया की वो लेते हैं, हाई टेंशन स्टील जो 12 होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम 5 mm की लेते हैं, अगर हम 5 mm डाया की स्टील वायर ले रहे हैं, तो उस समय जो हमारा क्या होगा, अगर हमने वो नंबर 7 नंबर लिए हैं, ठीक है, माना कि हमने वो 7 नंबर लिए हैं, 7 हमने 5 mm की डाया ली, तो हमारा जो डक्ट हम छोड़ेंगे वो 35 mm से ऊपर की छोड़ेंगे, मतलब 35 mm से 40 mm के बीच में होनी चाहिए, ताकि आपकी जो उसमें वायर्स चले जाएं और उसके साथ साथ क्या हो जाए कि आप उन्हें खींच सकें, बाद में उसकी ग्राउटिंग कर सकें। ठीक है, तो इसलिए 40 mm, और अगर 7 mm की आप डाया वायर्स ले रहे हैं तो उस समय आप कितना, वैसे तो 7 7 या 49 होता है, लेकिन आप 55 mm तक का एक डक्ट छोड़ेंगे, ताकि बाद में आप इसमें आपको उसे मतलब उस डक्ट में डालने के लिए कोई परेशानी ना हो। जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है कि हमने यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो टेंडेंस हैं वो एक हेलिकल स्प्रिंग बनाते हैं। ठीक है, जो क्या होती है, लचीली नली होती है। इसके अंदर आप क्या डाल देते हैं, अपने टेंडेंस डाल देते हैं, मतलब कि वायर्स डाल देते हैं, स्टील वायर्स। ठीक है, तो इस तरीके से जो डाया होता है वो हमें थोड़ा ज़्यादा छोड़ना पड़ेगा। यह है आपका फ्रेसिनेट सिस्टम। दूसरा है आपका ली मैकाले सिस्टम। तो वैसे तो ली मैकाले सिस्टम एक आपका बहुत स्पेशल सिस्टम है। इसमें जो टेंडेंस होती हैं वो यूज़ नहीं होती हैं। ठीक है, जैसे पहले आपका फ्रेसिनेट सिस्टम में क्या हो रही थी, टेंडेंस यूज़ हो रही थी, तो इसमें टेंडेंस यूज़ नहीं होंगी। इसमें क्या हो यूज़ होंगी, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील एलॉय। इसमें क्या यूज़ होंगी, एलॉय इस्पात के, मतलब क्या मिश्र धातु के इस्पात यूज़ होंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये डिफरेंस है ली मैकाले और फ्रेसिनेट में। ठीक है, तो इसमें जो छड़ों की संख्या है वो 12 mm से लेकर 28 mm तक की होती है। हम 12 mm की भी ले सकते हैं और 12 से 28 mm के बीच में रहते हैं। ठीक है, तो जो छड़ों का निर्माण होता है वो सिलिका मैग्नीज इस्पात से करते हैं, सिलिका मैग्नीज इस्पात से। ठीक है, तो ये इसकी एक थ्रेड्स काटी जाती हैं। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आपको ली मैकाले सिस्टम दिखाया गया है कि
हम लोगों ने क्या करा है कि एक चूड़ीदार व्यवस्था ली, ठीक है, मतलब ये तो एंकरेज व्यवस्था हो गई वैसे इसकी, जैसा कि मतलब कि इसमें टेंडेंस होते हैं, तारों के स्थान पर टेंडेंस यूज नहीं होते, मतलब कि इसमें एलॉयज यूज होते हैं। एलॉय किसे कहते हैं? मिश्र धातु को, ठीक है। तो वो 12 से 28 के बीच में होती है, आपको पता है। इनकी लंबाई 20 मीटर तक हो सकती है, ठीक है। तो एक डक में इनको डाला जाता है। अब जैसे कि पोस्ट टेंशनिंग आपने पहले ही पढ़ा है, पश्चतनन, उसमें क्या होता है कि एक डक्ट में इसे डाला जाता है। तो वो डक्ट आप तैयार करेंगे, डक्ट के बाद इसमें आप लोग क्या कर देंगे, अपने जो एलॉयज़ हैं उनको डाल देंगे, ठीक है। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि आपने कर दिया, ठीक है। इन छड़ों के दोनों सिरों पर क्या काटी जाती हैं? थ्रेड्स काटी जाती हैं। ये थ्रेड्स काटी जाती हैं और उनमें क्या कर दिया जाता है, नट बोल्ट से हम लोग उसे टाइट कर देते हैं, एंकर बना देते हैं, मतलब कि वहाँ पर से वो आगे को ना बढ़े, ताकि फिर दूसरी जगह से हम इसे खींचते हैं, ठीक है। तो ये है आपका ली मैकाले सिस्टम। जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो है मैग्नल ब्लैटन सिस्टम। मैग्नल ब्लैटन सिस्टम, तो ये बेल्जियम से आया हुआ है। ये जो सिस्टम है बेल्जियम में इसका आविष्कार हुआ था, ठीक है। तो इस सिस्टम की सबसे मेन बात यह है कि ये एक रेक्टेंगुलर केबल व्यवस्था में उपयोग में लाई जाती है। मतलब इसमें एक आयताकार हम लोग काट लेते हैं, उसमें केबल बनाई जाती है, ठीक है। केबल में 5 से 8 व्यास की तारों का उपयोग में लाया जाता है, 5 से 8 की तारों का, ठीक है। तो इसमें एक सैंडविच टाइप का, सैंडविच देखा होगा सभी ने कि पहले हम एक लेयर ब्रेड की लेते हैं, फिर दूसरी लेयर हम किसी सब्जी की, इस तरीके से एक सैंडविच टाइप का तैयार करा जाता है, ठीक है। तो का उपयोग करके एंकर को बांधने का कार्य किया जाता है, ठीक है। एक बार में 2 तारों को खींचा जाता है, ठीक है, और तारों के बीच मतलब स्पेसर भी लगाया जाता है। लेकिन फ्रेसिनेट सिस्टम में ऐसा नहीं करा जाता है। फ्रेसिनेट सिस्टम में हम लोग तारों को एक साथ पकड़ के खींचते हैं, लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं, स्पेसर लगा रहे हैं, ठीक है। तो मैग्नल ब्लैटन सिस्टम में यहाँ पर आप देख रहे हैं मैग्नल ब्लैटन सिस्टम। आपने क्या करी है, एक सैंडविच प्लेट पहले आप तैयार करते हैं, जैसे कि आपको ये दिख रही है केबल, ठीक है। इसमें केबल प्रविष्ट करते हैं और इसके बाद आप इसे क्या करते हैं, इसका एक एंकर बना के आप एक डक्ट में डाल देते हैं, जो कैसी डक्ट होती है, आयताकार होती है, मतलब कि रेक्टेंगुलर होती है, ठीक है। आपने इसमें डाला और उसके बाद आपने दूसरी तरफ से इसे खींचना शुरू करा। तो ये है आपका मैग्नल ब्लैटन सिस्टम, जिसमें आप लोग क्या करते हैं, स्पेसर भी यूज़ करते हैं और हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों स्पेसर इसमें यूज़ होंगे, ताकि आपके बीच का जो गैप है वो इसमें बना रहे, ठीक है। तो इसके जो एडवांटेज हैं वो ये हैं कि इसमें एक साथ 2 तारों पर प्रतिबल उत्पन्न किया जाता है, मतलब कि स्ट्रेस उत्पन्न करा जाता है। तो इससे स्ट्रेस में क्या रहता है, आप लोगों के कंट्रोल रहता है, ठीक है। आप कंट्रोल कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो, कम भी। तो जो सैंडविच प्लेट होती है उसकी वजह से एंकरेज काफ़ी अच्छा मिल जाता है, मतलब कि ठहराव काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो और थर्ड जो इसका एडवांटेज है वो है कि आयताकार केबल उपयोग में लाए जाते हैं, तो स्टेबिलिटी में मतलब कि स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर जब जैसे हम इसमें आयताकार मतलब कि रेक्टेंगुलर ला रहे हैं, तो अब मैंने बताया कि इसमें स्पेसर यूज़ हो रहे हैं तारों को अलग अलग करने के लिए, तो क्या होंगे, तार आपस में उलझेंगे नहीं। तो इससे एक प्रॉब्लम आपकी ये सॉल्व हो जाती है कि तार आपस में उलझते नहीं। लेकिन इसके साथ साथ इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं कि अगर जैसे हम दो एक बार में 2 केबल्स को ही खींच पा रहे हैं, तो इससे हमें क्या हो जाता है, समय बहुत ज़्यादा लग जाता है इस विधि को करने में, ठीक है। अब सैंडविच प्लेट की अगर एडवांटेज है, तो डिसएडवांटेज ये है कि वो हमें थोड़ा महंगी पड़ जाती है, तो इकोनॉमिकल नहीं रहती है, ठीक है। तो लागत आपकी किसकी वजह से बढ़ रही है, सैंडविच प्लेट की वजह से भी बढ़ रही है, और स्पेसर की वजह से भी बढ़ रही है, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्पेसर लगाए जाते हैं इस विधि में। इसके जो नेक्स्ट है वो है आपका
गिफार्ड उडाल सिस्टम। ठीक है, गिफार्ड उडाल सिस्टम ये एक ब्रिटेन में इसकी खोज हुई थी, इसका आविष्कार जो हुआ था वो ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है, तो इस प्रणाली में क्या होते हैं, आपके स्प्लिट कॉनिकल रिंग्स होती हैं, या और ब्रश का उपयोग करके हम एंकर बनाते हैं। एंकर मतलब कि रोकने की व्यवस्था बनाते हैं उसके पीछे। ठीक है, उन तारों को एक जगह पे बांध के, एंकर जैसे हम आपने बोतलों में देखा होगा, ऊपर से कभी हम एक एंकर लगा देते हैं उसको सील करने के लिए, उसी तरीके से इन तारों को रोकने के लिए भी हम लोग क्या लगा देते हैं, एंकर लगा देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इन छल्लों के मध्य उच्च तनन, मतलब हम लोग क्या करते हैं, हाई टेंसाइल वायर्स को निकालते हैं और अलग अलग क्या कर देते हैं, शंकु या ब्रश में जकड़ दिया जाता है। मतलब अलग अलग उनको लाके पहले उनको अलग अलग डक्ट में डालते हैं और उसके बाद उनको खींच के जकड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इसके थोड़ा सा डायग्राम देखेंगे हम। यहाँ पर आप गिफार्ड उडाल सिस्टम देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा मैंने इस तरीके से थोड़ा बड़ा दिखने के लिए आपको इस तरीके से डायग्राम्स दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये टेंडेंस है, आप यहाँ से देख रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, इधर से आप कंक्रीटिंग कर देंगे, कंक्रीटिंग के बाद आपने एक डक्ट छोड़ दी, इसमें आप देख रहे हैं टेंडेंस को आप डालेंगे, और यहाँ पर ये बुश है और ये कोनिकल रिंग्स है, देख रहे हैं आप यहाँ पर। तो टेंडेंस को इसके अंदर डालेंगे और इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं इसकी एंकरेज भी दिख रहे हैं आपको, कि आप किस तरीके से आप इन जो आपकी टेंडेंस है उनको किस तरीके से रोकेंगे, एक जगह पे जकड़ देंगे ताकि दूसरी जगह से आप उस पर क्या लगा सकें, फोर्स लगा सकें। ठीक है, तो इसके कुछ एडवांटेज हैं इस गिफार्ड उडाल सिस्टम के। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपने ज़रूर लिखने हैं क्योंकि आ सकते हैं। तो इस प्रणाली में अलग अलग तारों को मतलब क्या करा जाता है, स्ट्रेस्ड करा जाता है। तो क्या होता है, हमें जो स्ट्रेस होता है वो आसानी से मिल जाता है, मतलब प्रतिबल जो है हमें वो आसानी से मिल जाता है। और जो हम इसमें कोनिकल बुश और स्प्लिट कोनिकल रिंग्स यूज़ करते हैं उनकी पकड़ काफ़ी मजबूत होती है। ठीक है, तो वो भी इसका एक एडवांटेज है। और इसमें जैक की जो एफिशिएंसी होती है, मतलब बढ़ती है, जैक की एफिशिएंसी बढ़ती है, तो वो हमें इकोनॉमिकल पड़ता है। लेकिन इसके साथ कुछ डिसएडवांटेज भी हैं कि तारों को अलग अलग खींचने में क्या लगेगा, समय अधिक लगेगा। बड़े गाड़ियों में ये विधि महंगी पड़ जाती है क्योंकि अलग अलग तारों में खींचोगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, उतनी लेबर कॉस्ट पड़ेगी, ये सारी चीज़ें हैं। तो यही सारी इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। इसके बाद हमारा था PSC मोनोवायर, मतलब कि एकल तार। ठीक है, इस मोनोवायर सिस्टम में इसका भी ब्रिटेन में ही आविष्कार हुआ है इस प्रणाली का। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है इसमें आपको कि इस प्रणाली में अलग अलग जो टेंडेंस को खींचा जाता है, मतलब मोनोवायर मतलब अलग अलग। ठीक है, तो और इसमें क्या स्ट्रेस वो करा जाता है। तो जो होते हैं टेंडेंस को कंक्रीट के एक सिरे पर टिकाने के लिए जो ब्लॉक का मतलब एंकर ब्लॉक का हम यूज़ करते हैं, उपयोग करा जाता है। और जो आपका क्या है, छन्नक शंकु है, मतलब जिसे हम कहते हैं ट्रैंकुलेटेड कोन ऑफ स्टील की सहायता से तारों को अलग अलग रखा जाता है, मतलब वही स्पेसर्स यूज़ करे जाते हैं। ठीक है, स्पेसर्स यूज़ होते हैं। तो इस प्रणाली में क्या होता है आपका कि ये सारी, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि अलग अलग आपने क्या कर रखे हैं, इसमें टेंडेंस होते हैं और जिनको अलग अलग खींचा जा रहा है। बीच में इसमें एक शंकु है जिसे हम क्या कहते हैं, मिडिल ब्लॉक्स कहते हैं, और पीछे से आप देख रहे हैं कि स्पेसर यूज़ हुए हैं टेंडेंस को अलग अलग करने के लिए। ठीक है, एंकर ब्लॉक के आगे से आप देख रहे हैं कि एंकर ब्लॉक सब तारों को अलग अलग कर रहा है। ठीक है, तो इसके एडवांटेज ये हैं कि इस प्रणाली पे अलग अलग मतलब वही मैग्नीट्यूड पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग तारों पे जहाँ पर हमें ज़्यादा लगे कि हमें यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेस देना है वहाँ पर ज़्यादा दे सकते हैं, कहीं पे कम दे सकते हैं। दूसरा एडवांटेज ये है कि
इस अलग अलग तारों में अगर हम स्ट्रेस ज़्यादा दे रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है कि जो इसकी दक्षता है वो बढ़ जा रही है, एफिशिएंसी बढ़ जा रही है। ठीक है, और एफिशिएंसी बढ़ेगी तो इकोनॉमिकल भी हो जाएगा। ठीक है, और तीसरी चीज़, इसका भी कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, मतलब हानियाँ कहते हैं जिन्हें। तो एक तो समय अधिक लगेगा अगर अलग अलग करेंगे तो। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्क में यह विधि उपयोग में नहीं लाई जाती है बिल्कुल भी। ठीक है, और इसमें जो जैक है, पीएससी जैक, मोनोवायर जैक, उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो वो एक स्पेशल टाइप का जैक होता है जिसे मंगाने में काफ़ी समय आपका लग जाता है, या वो ज़्यादा आपको कॉस्टली पड़ जाता है। ठीक है, तो ये है आपकी पीएससी मोनोवायर। सीसीएल, सीसीएल आपकी एक प्रणाली है जिसके मतलब इस प्रणाली, ये भी ब्रिटेन में ही इसका वो हुआ था आविष्कार। ठीक है, तो इस प्रणाली में भी अलग अलग टेंडन को भारित करके उनमें क्या करते हैं, हम स्ट्रेस डेवलप करते हैं। इसमें भी वही चीज़ें हैं। और इसमें क्या करते हैं, इस व्यवस्था में जो बेयरिंग प्लेट के पीछे हम थ्रस्ट प्लेट लगी रहती है, मतलब अलग अलग थ्रस्ट प्लेट लगी रहती हैं। तो ये प्लेट जो आपकी होती हैं, ये क्या करती हैं, स्पाइरल स्प्रिंग से जुड़ी रहती हैं। फिर क्या होता है, उससे टेंडन इन प्लेटों से गुजरते हैं और स्पेसर की सहायता से उन्हें हम अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, तो एक डक्ट छोड़ी जाती है, उसके लिए छिद्रों का व्यास 9 mm रखा जाता है, जबकि जो बेयरिंग प्लेट है उसकी मोटाई 18 mm रखी जाती है। तो इसको भी हम डायग्राम से समझेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस हिसाब से पहले, सबसे पहले बेयरिंग प्लेट रखी गई है। बेयरिंग प्लेट के पीछे आपने क्या क्या रखे हुए हैं, स्पाइरल स्प्रिंग रखी हुई है और थ्रस्ट प्लेट रखी हुई है। ठीक है, और आपने डक्ट छोड़ी है, डक्ट के बीच में से आप लोग देख रहे हैं कि आप स्टील वायर्स आपकी निकाली गई हैं। तो जो छिद्रों का व्यास है वो 9 mm रखा जाता है, और जो बेयरिंग प्लेट की मोटाई जो है वो 18 mm रखी जाती है इस चीज़ में। इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये हैं कि वही सारी चीज़ें पहले वाले की तरह की अलग अलग उसमें प्रति, मतलब हम क्या स्ट्रेस डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, वो एक अच्छी चीज़ भी, और नुकसान उसमें यह है कि अगर अलग अलग हम स्ट्रेस डेवलप कर रहे हैं तो उससे हमें मतलब स्ट्रेंथ तो ज़्यादा मिल जाएगी, लेकिन क्या होगा, उससे हमें समय अधिक लगेगा। तो दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि मतलब जहाँ पर कहीं ऐसे कुछ एरिया होते हैं जहाँ पर हमें अलग अलग रिजल्टेंट जनरेट करने होते हैं, तो वहाँ पर हमें ये विधि बहुत उपयोगी होती है। डिसएडवांटेज इसके यही हैं कि समय बर्बाद काफ़ी होता है आपका, इकोनॉमिकल सिद्ध नहीं होती है। इकोनॉमिकल मतलब कि सस्ती चीज़ नहीं है, महंगी चीज़ है। ठीक है, तो इसमें जैक भी जो होता है, सीसीएल जैक, वो भी काफ़ी महंगा होता है, तो महंगे सिद्ध हो जाते हैं। और यही सारी चीज़ें हैं, इसमें पैसा ज़्यादा लगता है आपका, थोड़ा सा इकोनॉमिकल नहीं है। तो इसमें इतना ही, आज के लिए इतना ही क्लास। थैंक यू।